हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वायु। और ये जो चैप्टर है वो 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का है। और इससे पहले हम 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और आज का चैप्टर है हमारा वायु, यानी कि हम वायु के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वायु किस तरीके से बनती है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है वायु की। ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखिए चैप्टर 4 है वायु। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से किससे घिरी है, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वायुमंडल। अब देखिए इससे पहला जो चैप्टर था उसमें हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा था और इसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सभी जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर हैं, वायुमंडल पर। और ये हमें क्या देता है, सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, क्योंकि वायु से ही हम सांस लेते हैं और अगर हमें वायु ना मिले तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और जीवित भी नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा सांस लेने के लिए वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही सूर्य की जो किरणें हैं उनके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यानी कि यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय क्या हो सकता है, ठंड से जम सकते हैं। यानी कि हमें सूर्य की तेज़ गर्मी से बचाने का काम भी वायु करती है और रात के समय जो हमारी पूरा पृथ्वी है उसको गर्म रखने का काम भी वायु ही करती है। नहीं तो रात में पृथ्वी इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि हम लोग जम जाएंगे। इसलिए ये वो वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब आगे है वायुमंडल का संगठन। तो देखिए जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण। दो मुख्य गैसें इनमें हैं, पहली है नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन, जिनसे क्या है वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। इसके अलावा भी कुछ गैसें हैं जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है और हाइड्रोजन है। ये भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं लेकिन पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, कि इतनी गैसें हैं, इसके अलावा धूल के कण भी हैं। अब वायु के प्रतिशत दिखाया गया है, मतलब किस चीज़ के कौन सी गैस का कितना प्रतिशत है ये यहाँ पर दिखाया गया है इस वृत्तारेख में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 21% है, नाइट्रोजन 78% है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। इसके अलावा आर्गन जो है वो 0.93% है और बाकी की जो गैसें हैं वो 0.04% पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन का है और उसके बाद ऑक्सीजन का है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो नाइट्रोजन है वो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, कितने प्रतिशत, 78%। और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं और मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। तो हमारे साथ साथ क्या है, पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए जो ऑक्सीजन है वो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। पहली कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन, दूसरी कौन सी हो गई, ऑक्सीजन। अब मनुष्य और पशु दोनों ही सांस लेने में किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो समान बनी रहती है और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बाद जो महत्वपूर्ण गैस है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये तो हम सांस लेने के बाद जो हम निकालते हैं गैस वो होती है, तो इसका हमारे लिए क्या यूज़ है। तो देखिए जानते हैं क्या है इसका यूज़। तो देखिए हरे पादप जो है अपने भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं।
और मनुष्य और पशु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और मनुष्य और पशुओं द्वारा ये जो निकाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। यानी कि जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतनी ही पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। परंतु ये जो संतुलन है ये क्या है, बिगड़ रहा है। किससे? कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के चलाने से। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कौन? कोयला है, इसके अलावा खनिज तेल जो ईंधन चलाए जाते हैं इसके द्वारा। इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ जो आयतन है वो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर देखिए साइड में लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, ये एक्स्ट्रा में है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वायुमंडल में फैल जाती है और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा, यानी कि पृथ्वी से जो ऊष्मा वापस जाती है वो पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो हमारी धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना असंभव हो जाएगा। तो पृथ्वी से जो ऊष्मा वापस जाती है उसको रोकने का काम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होता है, इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। अब देखिए एक निश्चित मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी को गर्म रख रही है। लेकिन अगर इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का तापमान भी बहुत अधिक बढ़ रहा है इससे, और इसी को नाम क्या दिया जाता है, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो आज के समय में कितनी बढ़ती जा रही है, और किस लिए बढ़ रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बढ़ रही है। अब तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर जमी हुई जो बर्फ़ है वो पिघलती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। अब जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी बनेगी, और पानी कहाँ जाता है, समुद्रों में जाता है, और समुद्र का जो जल स्तर है वो इस कारण से बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। अब जल स्तर में वृद्धि होगी तो तटीय क्षेत्रों में इससे बाढ़ आ जाती है, और दीर्घ अवधि में यानी कि ज़्यादा समय तक ऐसा होता है तो जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक गैस के बढ़ने मात्र से कितना कुछ परिवर्तन हमें अपने आसपास प्रकृति में देखने को और पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, यानी कि गर्म वायु जो है वो हल्की होती है, और ऊपर की जब कोई चीज़ हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी, और ठंडी वायु जो होती है वो सघन और भारी होती है, और इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। अब गर्म वायु के ऊपर उठने पर क्या होता है, वहाँ से जो स्थान खाली होगा तो आसपास के क्षेत्रों से ठंडी जो वायु होगी वो रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है, और इस प्रकार वायु चक्र जो है वो चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स दी गई हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी समस्या है आज के समय में। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, कि वायुमंडल किन से मिलकर बना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे हम कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। हालांकि इन परतों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में दी गई हैं चीज़ें, और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। तो देखिए हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, और ये 5 परतें कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो पृथ्वी की सतह से ही आरंभ हो जाती हैं। अब 5 परत कौन सी हैं, तो शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल है और बहिर्मंडल है। ये 5 परतें हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके शोभ मंडल की। तो देखिए शोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। औसत ऊंचाई की इसकी बात करें तो 13 किलोमीटर है, और इसी में जो वायु होती है उसमें हम सांस लेते हैं, और मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो जैसे कि वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, वो इसी परत के अंदर होती हैं। कौन सी परत में, शोभ मंडल में। तो आपसे देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो आपको बताना है शोभ मंडल में। इसके बाद बात करते हैं समताप मंडल की। तो देखिए शोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वो समताप मंडल है,
उसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है 50 किलोमीटर। क्षोभमंडल की कितनी थी 13 किलोमीटर। अब ये जो परत है वो बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो आपसे अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी परत में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो समताप मंडल में। और या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां किस मंडल में है, तो वो भी आपके समताप मंडल में होगी। इसके अलावा देखिए समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ओजोन गैस की जो परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। अब ओजोन गैस की जो परत है वो क्या कार्य करती है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन गैस की परत। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। तो ये है वायुमंडल की तीसरी परत और समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। और अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड है वो इसी में आने पर जल जाते हैं। तो देखिए ये है आपकी क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये है आपका समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या है, आपकी मौसमी घटनाएं होंगी। इसके अलावा हम सांस लेते हैं। समताप मंडल जो है इसमें आपके हवाई जहाज उड़ते हैं और ओजोन गैस की परत पाई जाती है। इसके बाद ये आपकी समताप सीमा हो गई। उसके बाद ये है आपका मध्य मंडल। तो मध्य मंडल तक हमने पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाह्य वायुमंडल की। तो बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ जो तापमान है वो तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आयन मंडल किस परत का भाग है, तो बाह्य वायुमंडल का एक भाग है और 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो आपसे पूछा जाए रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है, तो आपका बाह्य वायुमंडल का। अब वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे हैं वो इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। पांचवा है आपका बहिर्मंडल। तो सबसे ऊपरी परत है ये और ये वायु की पतली परत है और यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, और ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन किस परत में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल में। तो ये थी 5 परतें वायुमंडल की। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम मौसम और जलवायु की। तो क्या आज वर्षा होगी, दिन साफ रहेगा, धूप निकलेगी? तो हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। तो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर क्या है, एक रेडियो है और मस्तिष्क जो है उसके स्पीकर, तो मौसम क्या है, तो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम क्या है कि हमारा जो वायुमंडल है इसकी हर घंटे की या हर दिन की जो स्थिति है वो मौसम है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी क्या कर सकता है, चिड़चिड़ा बनाता है। यानी कि जिस दिन गर्मी होती है उस दिन हमें चिड़चिड़ा महसूस होता है, गुस्सा आता है, चीज़ों काम करने का मन नहीं करता है, चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं, इस तरीके से होता है। इसके अलावा अच्छा और हवादार जो मौसम होगा वो हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। जैसे कि किसी दिन बारिश होती है तो हम कहते हैं कि अरे आज तो बहुत अच्छा मौसम है, चलो कहीं घूमने चलते हैं या कुछ अच्छा खाने का बनाते हैं, इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। अब मौसम जो है वो नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। जैसे कि हो सकता है कि अभी बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, अगले ही घंटे कहीं से बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो मौसम जो है वो एक दिन में कई तरीके का हो सकता है, कभी बहुत तेज़ हवा चल सकती है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का जो औसत मौसम है वो स्थान की जलवायु बताता है। तो आपको मौसम और जलवायु में अंतर समझ में आ गया होगा। मौसम जो दिन प्रतिदिन का होता है और औसत जो मौसम है किसी जगह का वो जलवायु है। अब हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि बारिश आने वाली है। तो आजकल तो आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं कि 10 दिन का मौसम या आज का मौसम या कल का मौसम इस तरीके से बताया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। तो ये इनकी हमारे पास जो सूर्य की गर्मी है वो हमें इतनी लगती है जब क्योंकि वो सूर्य हमसे बहुत दूर है। अगर हम
उसके पास तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जल जाएंगे। तो 2 अरबवां भाग हमें प्राप्त होता है सूर्य का, तब हमारे यहाँ इतनी तेज़ धूप होती है। अब बात करते हैं हम तापमान की। तो देखिए, प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव हम करते हैं वो क्या होता है, वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता यानी कि ठंड और गर्मी, इसके परिमाण को क्या है, तापमान कहा जाता है। अब वायुमंडल का जो तापमान है वो केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अगला है कि आतपन क्या है। तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अब आतपन है क्या, तो सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाता है। अब आतपन यानी कि सूर्य का ताप, इसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य से जो गर्मी आ रही है वो है आतपन। तो आतपन की जो मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुँचता है, तिरछा पहुँचता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्य की गर्मी महसूस की जाती है और ध्रुवों पर सबसे कम। अब इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। नेक्स्ट है कि ध्रुव जो है बर्फ़ों से क्यों ढके हुए हैं, तो ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। यदि पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी यहाँ कुछ फसलें जो हैं वो उग ही नहीं सकेंगी। अब गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन के समय जो एस्फाल्ट से बनी सड़कें हैं और धातु और कंक्रीट से बने जो भवन हैं, इनके जो घर हैं, वो गर्म हो जाते हैं और रात के समय जो ऊष्मा है वो मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म जो होते हैं वो वायु को क्या करते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। इसीलिए शहरों में ज़्यादा गर्मी होती है गाँव की अपेक्षा। देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है कि तापमान मापने का काम कौन करता है, तापमापी। वायुदाब को वायुदाब मापी, इसके अलावा वर्षा की मात्रा को वर्षा मापी, और वात दिग्दर्शी का काम क्या होता है, पवन की दिशा बताने का। तो ये 4 यंत्र हैं और मौसम की जानकारी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। और सेल्सियस जो पैमाना है उस पर जल पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी कि जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा और 100 डिग्री पर क्या करेगा, उबलने लगेगा। अब बात करते हैं वायुदाब की। तो देखिए, वायुदाब क्या है। तो वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल भी लगाती है, लेकिन इसका हमें अनुभव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वायु का जो दाब है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो है वो विपरीत बल लगाता है। अब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायुदाब कहलाता है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब जो है वो तेज़ी से गिरने लगता है और समुद्र के स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। तो वायुदाब जो है वो जब हम ऊंचे जाएंगे तो कम होगा, और जब हम नीचे जाते हैं यानी कि अगर हम समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता है, यानी कि उल्टा होता है। और ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, घटता है। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो वायु है जब गर्म होती है तो हल्की होती है, और हल्की होगी तो ऊपर की ओर उठती है, और वहाँ पर क्या है, निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब जो है वो बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की वायु ठंडी होगी, और इससे क्या होगा, ये भारी होगी, और भारी वायु जो है वो उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और इसलिए वहाँ स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी कि चलती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चाँद है वहाँ पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ क्या है, वायुदाब भी नहीं है।
अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे क्या करते हैं, सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक जो है वो पहनते हैं, और यानी कि एक जैकेट होती है एक तरीके की, और अगर इसको ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त शिराएँ हैं फट सकती हैं। यानी कि शरीर तो अपना बल लगाएगा ही, लेकिन वहाँ वायु नहीं है, इसलिए वायु दाब नहीं लगेगा। इससे जो रक्त शिराएँ हैं वो फट जाएंगी और अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित यानी कि उनके खून बह सकता है। तो आप, आई होप आपको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पवन की। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो आपको पवन और वायु में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जैसे जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जो पवन है वो धीरे बहती है, तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। यानी कि देखिए, जो पवन है वो भी क्या कर रही है, काम कर रही है। कभी कभी जो पवन है वो इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने सुना होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसे 3 उदाहरण ये बच्चों के लिए हैं। और पवन जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो कौन से प्रकार हैं वो जानने से पहले आप एक और चीज़ जान लीजिए। जैसे पवन का जो नाम है वो उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, पछुआ पवन कौन सी पवन है, जो पश्चिम दिशा से आ रही है और इसकी दिशा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पवन के कौन से 3 प्रकार हैं, तो देखिए, पहला प्रकार है स्थायी पवने। तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने जो है वो स्थायी पवने हैं, ठीक है। और स्थायी पवनें कौन सी होती हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, तभी तो इनको स्थायी पवन कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, पूरे वर्ष चलेंगी, यानी कि स्थायी है, किसी विशेष मौसम में नहीं चलेंगी और एक ही दिशा में चलेंगी, इसलिए इन्हें स्थायी कहा जा रहा है। तो आप नाम से इनका अर्थ समझ सकते हैं। और कौन सी पवनें हैं, तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो हैं वो स्थायी पवनें हैं। अब बात करते हैं मौसमी पवनों की। तो दूसरा प्रकार है ये। अब ये जो पवनें होती हैं ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें हैं, ये क्या है, मौसमी पवन है, यानी कि विशेष मौसम में ही ये चलती हैं। तीसरी जो पवन है वो है स्थानीय पवन। तो स्थानीय पवन क्या है, जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे स्थल और समुद्री समीर हो गई। इसके अलावा लू हो गई। लू क्या है, उत्तर क्षेत्र, यानी कि भारत का जो उत्तर क्षेत्र है वहाँ पर गर्म और शुष्क स्थानीय पवन जो होती है, जो गर्मियों में चलती है। तो आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आज तो बहुत लू चल रही है। तो लू एक स्थानीय पवन है। अब बात करते हैं कि चक्रवात क्या है। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का जो खतरा है वो बना रहता है। कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। और यहाँ पर कहाँ से चक्रवात आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से। 1999 में अक्टूबर में राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। और 1999 29 अक्टूबर को एक और महाचक्रवात आया था, जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। अब देखिए, मुख्यतः पवन का जो वेग है, वर्षा, ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई। तो यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से उसने घरों को नष्ट कर दिया। और बारिश होती है, जब चक्रवात आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं तूफान जैसा आ जाता है, और फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए, इसके बाद एक और बताया गया है कि 1999 में ही पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ था। यानी कि यहाँ भी चक्रवात है। तो मुख्य रूप से जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं यहाँ पर चक्रवात आते हैं। अब बात करते हैं आर्द्रता की। आर्द्रता क्या है, तो जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी कि हवा के साथ जब क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के साथ जब गर्म होकर भाप बनकर जब उड़ जाता है, उसको कहते हैं वाष्पित होना। तो क्या होगा, इससे जल वाष्प बनती है। और वायु में किसी भी समय जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। यानी कि वायु में जब भाप होती है, आप पानी कह सकते हैं, जैसे पानी होता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहा जाता है। अब जब वायु में जल वाष्प की मात्रा
अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है और ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में क्या होता है कि कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना भी सूखता नहीं है और हम असहज महसूस करते हैं। तो आपने देखा होगा बारिश के टाइम में ऐसा होता है कि जब कपड़े नहीं सूखते हैं और हमारा पसीना भी नहीं सूखता है तो हम कहते हैं बहुत ही चिपचिपा जैसा हो रहा है। तो ये क्या है, ये आर्द्रता ही है। अब देखिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो फिर ये धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होकर क्या होगा, जल में बदल जाएगा। और बादल क्या है, इन्हीं जल बूंदों का एक समूह है। यानी कि जब ये बहुत ज़्यादा जल की बूंदें बन जाती हैं और इकट्ठी हो जाती है तो इनसे बादल बन जाता है। और जब ये भारी हो जाती हैं तो इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती, तो ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है, यानी कि बारिश होने लगती है। इसके बाद आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज के पीछे आपने सफ़ेद पथ चिन्ह को छोड़ते देखा है। तो ये क्या होता है, जो इनके इंजन होते हैं इनसे जब नमी निकलती है तो वो संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये नमी जो है कुछ देर तक हमें पथ के यानी कि एक रास्ता सा दिखाई देता है, हमें सफ़ेद रंग का। हम देखते हैं जब हवाई जहाज़ उड़ते हैं आसमान में तो उनके पीछे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है। तो ये क्या है, नमी ही है और ये वहाँ पर संघनित हो जाती है। अब पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण है या वर्षण यानी कि वर्षा कहलाता है, यानी कि जो बारिश होती है, ज़्यादातर जो भौम जल है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जो हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल पहाड़ों से नीचे बहता है, यानी कि जब पेड़ जो होते हैं वो जल को सोखने का काम करते हैं। और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जो वर्षा का जल आएगा वो पहाड़ों से नीचे बह जाता है और इससे क्या होता है, जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अब वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इसके बाद देखिए, पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। वर्षा कम होगी तो क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप भी हैं, जैसे हिम, सहिम वृष्टि और ओला, यानी कि जब पानी जम जाएगा तो वो ओलों के रूप में, तो ये भी वर्षा का ही एक प्रकार है। तो ये था हमारा चैप्टर वायुमंडल के बारे में और इसमें हमने वायुमंडल के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी डिस्कस की। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि वायुमंडल की जो परतें हैं मेन रूप से वहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आप उनको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी लगाइएगा, जिससे आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और समझ के जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में भी आसानी रहेगी। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।